लॉस का ना तो नए पार्टनर से कुछ लेना देना, और अगर कोई फायदा भी हो रहा है, मान लो इनके हमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ इस साल, तो ये IFR जो बना हुआ है क्या उसका कुछ हम नए पार्टनर को बेनिफिट देंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसके आने से पहले हमें वेलकम टू आस्था एजुकेशन एंड आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, आपने शेयर्स के देखा होगा, फंडामेंटल का शुरू किया था, बट ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही प्रिसाइज है, ठीक है, बहुत स्कोरिंग है और ये सब बच्चे करना चाहते हैं, बट फिर भी हमें इस चैप्टर में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, लाइक कैसे नए पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि हम लोगों की गलती क्या होती है कि हम लोग सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, बट हम लोग उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। तो आज इस वीडियो में पहले जो मैं चीज़ें कवर करूँगी, लाइक मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सीधा टॉपिक पे आ रही हूँ कि हमारा लाइक 30 to 35 मिनट्स में हमारा पूरा एडमिशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कंसेप्ट क्लियर है, हमें पता है एंट्रीज क्यों कैसे कहाँ हो रही हैं, तो हमारा पूरा क्वेश्चन चुटकियों में होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो मैं आज कवर करने वाली हूँ वो है ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ों में से बेसिकली मैं पहले यहाँ तक का कंप्लीट करूँगी, क्योंकि इसको करने के बाद हम पहले क्वेश्चंस पे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले क्वेश्चंस में जाएंगे, उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये समझ में आएगा। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं इस वीडियो में आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समअप कर पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि हमारी ऑलरेडी कोई पार्टनरशिप चल रही थी, उसमें एक नया पार्टनर आया, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको फंडामेंटल में पढ़ी होंगी कि ऐसे तो पार्टनर एडमिट हो नहीं सकता। सबसे पहली बात, हमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जिसमें चेंज आएगा वो क्या आएगा? हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमारी क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्यों? क्योंकि मान लो हम लोग बराबर, मान लो A और B वर 2 पार्टनर्स, हमारे 2 पार्टनर थे A और B, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग चल रही थी 1:1। अब नया बंदा आया तो उसको भी तो कुछ शेयर देना पड़ेगा ना, वो भी तो हमारा कुछ शेयर लेगा। तो उस शेयर का पार्ट देने के लिए सबसे पहले किस में चेंज आएगा? मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हमें निकालना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में एक तरीके से नहीं आती, वो 3 तरीके से आती है। पहला नॉर्मल तरीका, दूसरा फ्रॉम वाला तरीका, तीसरा ऑफ वाला तरीका। अभी तरीके समझ नहीं आएंगे, बट मैं बहुत आराम से इस चीज़ को समझा दे रही हूँ कि क्या होता है, ठीक है। मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास 2-3 तरीके आएंगे, मैंने यहाँ कॉलम बांट दिए, क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे पहला केस 1 आता है। ये कौन सा केस है? इस केस में क्या होता है कि मान लो मेरे पास A और B 2 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, ठीक है। अब आया C ने कहा कि भाई मुझे टोटल शेयर का 1/5 पार्ट चाहिए। 1/5 शेयर मतलब टोटल शेयर का 1/5 शेयर, क्लियर है। 1/5 पार्ट चाहिए। अब इसमें सबसे पहली चीज समझ में आती है कि जब भी हम फ्रैक्शन में निकालते हैं तो हमारा टोटल शेयर कितना माना जाएगा? टोटल शेयर विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्या? इक्वल टू 1। टोटल शेयर हमेशा 1 होगा। अब उस 1 में अगर मैं बात करूं तो C का कितना पार्ट है? C का कितना पार्ट है? यहाँ पे C का मेरा पार्ट आ रहा है 1/5। तो इन दोनों के लिए कितना बच रहा है? सबसे पहला स्टेप क्या है? इन दोनों के लिए कितना शेयर बच रहा है? तो 1 में से अगर मैं टोटल शेयर में से इसका पार्ट निकाल दूं तो क्या मुझे इन दोनों का पार्ट मिल जाएगा? ऑब्वियस है ना। मान लो हम लोग 5 और 5 के शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। एक नया बंदा आया, उसको 3 शेयर चाहिए, तो अगर उसको 3 चाहिए 10 में से, तो हम दोनों पे कितने बचेंगे? दोनों को मिलाकर 7 बचेंगे। वही काम हमें यहाँ करना है कि पहले इन दोनों पे बच कितना रहा है। इन दोनों पे के लिए बच रहा है, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, नहीं आता बता देती हूँ भाई, 1 लेके करना है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे बन गया 5 - 1, यहाँ आ गया 4/5। तो ये 4/5 जो हिस्सा है वो किसका है? इन
इसको अब इन्होंने बताया कुछ नहीं है, पहला केस यही है कि कुछ बताया नहीं है, सिर्फ ये बताया कि नया पार्टनर आया और उसने टोटल में से इतना शेयर लिया है। तो हम बचे हुए पार्टनर्स का कैसे निकालेंगे, कैसे आएगा, अब इस 4/5 को बराबर बांट दो। तो अगर मुझे 4/5 को बराबर बांटना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। तो ये मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/10। अब दोनों का ही 4/10 थे क्योंकि दोनों का ही बराबर बांट रहे थे तो कैलकुलेट करने की जरूरत तो है नहीं। तो ये क्या होगा, मेरा ए का न्यू शेयर कितना आएगा 4/10, ऐसे ही मेरा बी का न्यू शेयर आएगा 4/10 और सी का कितना था 1/5। 1/5 का अगर 10 बनाना है तो इंटू 2 इंटू 2 2/10। तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन तीनों का क्या हो गया 4:4:2। अब इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2:2:1। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। ये तो बहुत सिंपल सा केस था, हमारा जो नॉर्मल केस 1 होता है, नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, मैंने बोला एक सेकेंड, ये जो शेयर ले रहा है ए बी से, सी जो ले रहा है ए बी से, इतने बोले टोटल शेयर तो इतना ले रहा हूँ लेकिन अपने शेयर का जो 1/10 हिस्सा है वो तो मैं ए से ले रहा हूँ, ठीक है, और जो मैं 1/10 हिस्सा ले रहा हूँ वो मैं बी से ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पे आके इसने फ्रॉम वाला केस बताया कि मैं किससे कितना ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केस थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ इसकी पुरानी रेशो क्या है, ए की 1/2, अब वो दे कितना रहा है 1/10, सीधा सीधा बताया है मुझे कि 1/10 दे रहा है तो माइनस करना है, कितना आएगा 4/10, ठीक है। फिर बी का निकालू, सेम चीज 4/10, क्लियर है। जब ये मुझे पता लग गया तो मेरा तो नया का तो सेम ही है भाई, 1/10 को प्लस भी करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 2/10, रेशो क्या आ गई 4:4:2। मतलब यहाँ पे ना आपको स्पेसिफिकली, अभी सिंपल लग रहा है क्योंकि मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है, पर यहाँ पे जब आपको स्पेसिफिकली बता रखा हो तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों के में से डायरेक्टली उतना माइनस कर देना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे थे, ठीक है, उनके में बोला कि 5-5 का शेयर पट रहा था, अब नया आया वो 3 शेयर ले रहा है टोटल, वो बोल रहा है कि मैं 2 तो लूंगा ए से और 1 लूंगा बी से, ठीक है। तो उनके में कितना कम होगा, उसकी हो जाएगी 3 और उसकी हो जाएगी 4, ए की 3 बी की 4 और उसका कितना हो जाएगा 3 का शेयर। समझ आई, ये होता है फ्रॉम का केस, ठीक है। इसमें सेक्रीफाइसिंग कैसे आती है आप खुद देख सकते हो, 1/10 ले रहा है, 1/10 ले रहा है तो रेशो क्या हो गई 1:1। अगर डिनोमिनेटर अलग भी होता तो आप उसको एडजस्ट करके निकाल लेते, क्लियर है। फिर आते हैं हम थर्ड केस पे। थर्ड केस मेरा सेम, मैं इसी में घुसाऊंगी, ठीक है, मतलब आपको क्लैरिटी रहेगी ना कि कंपैरिजन हुआ क्या है, ठीक है, डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये चीज आई। अब इसी में मैंने बोला कि ये जो ले रहा है 1/5 शेयर, ये ए और बी से ले रहा है 3:2 में, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां आपको डायरेक्टली बोला था 1/10 माइनस करना है, यहाँ पे क्या माइनस करना है वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं ऑफ का केस। अब एक बात बताओ, जब ये 1/5 शेयर ए जो है, ए कितना सरेंडर कर रहा है, ये अपना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/5, किसका, इसका, इसी का तो 3/2 में दे रहा है ना वो, तो 1/5 कितना आया 3/25, क्लियर है। ऐसी बी का सरेंडर निकालू, क्या होगा 2/5 इंटू 1/5 कितना हो गया 2/25, ये दोनों का सरेंडर है, ठीक है, ये दोनों ये इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इन दोनों की क्या रेशियो हुई 3:2। सेक्रीफाइसिंग तो मिल गई हमें, सेक्रीफाइसिंग तो डायरेक्टली मिल गई, पर इनका न्यू कैसे आएगा, न्यू क्या करेंगे, जितना सरेंडर किया है जो पिछले केस में किया था यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप बढ़ा कि आपको ये चीज
निकालनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया हुआ था। ठीक है, अभी 3/25 है तो क्या होगा, 1/2 में से 3/25 गया भाई, हमने एलसीएम ले लिया 50 का, ये हो गया 22/50। ठीक है, फिर सेम चीज़ यहाँ करी पर यहाँ पे आ गया 2/25 तो ये हो गया 23/50, और इसको अगर 50 बनाना है तो क्या करेंगे 10/50। तो रेशो क्या आ गई 22:23:10 22। क्लियर है, यहाँ पे थोड़ी बड़ी सी आ रही है क्योंकि मैंने अभी रैंडम कोई भी नंबर लिया है तो अभी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, वरना इतनी बड़ी रेशो आपको देंगे नहीं। क्लियर है यहाँ तक। रेशो का मैंने तीनों केस बता देती हूँ दोबारा से। पहला केस कौन सा था, जहाँ बोला है 2 पार्टनर है और नया पार्टनर इतना शेयर ले रहा है, तो आपको उसमें क्या करना है, सीधा 1 में से उस शेयर को माइनस करना है और जो रिमेनिंग वाला है वो उनकी ओल्ड रेशो में बांट देना है। दूसरा केस आया कि नया पार्टनर आया और उसने बताया कि मैं ए से इतना ले रहा हूँ, बी से इतना ले रहा हूँ, तो सिंपली क्या करना है, हमें सी का तो नया शेयर पता है, हमें ए में से जितना वो ले रहा है माइनस कर देना है, बी में से जितना वो ले रहा है माइनस कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड केस में क्या बोला मैंने कि हमारे पास ले तो रहा है बट वो रेशो में ले रहा है, पर्टिकुलर बता नहीं रहे कि कैसे ले रहा है, रेशो बता रहा है, तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो कितना सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, सरेंडर करने के बाद उनको उनके पुराने में से माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा। क्लियर है। अब एक और चीज, सेक्रीफाइसिंग, पहले केस में क्या हुई, जो ओल्ड वाली थी वही हमारी सेक्रीफाइसिंग हुई। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, याद रखने की, वहाँ कैलकुलेट नहीं करना। दूसरी चीज, फ्रॉम वाले केस में हमारी क्या होगी, जो वो जितना भी वो फ्रॉम वाला बता रखा है कि इतना माइनस करना है, इतना ही तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो सेक्रीफाइसिंग हो गई। थर्ड केस में ऑफ का केस हुआ, ऑफ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो, जितना भी आ रहा है हमारी सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी। क्लियर है, हमारा पहला टॉपिक क्लियर है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये बहुत अच्छा होता है, अगर यहीं गड़बड़ हो गई तो आप समझ जाओ कि आपका काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादातर वैसे बड़े क्वेश्चंस में देते हैं बट कई बार छोटे क्वेश्चंस में नहीं देते, तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, थम्स अप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब आपको समझो पहले होता क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बनाते क्यों हैं। हमारा क्या होता है, जैसे नया पार्टनर आया, ठीक है, अब हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी पुराने 2 पार्टनर्स ने, ठीक है, ए और बी ने। अब जब नया पार्टनर आया तो उन्होंने बैलेंस शीट को रीवैल्यू किया, उनको रियलाइज़ हुआ कि जो उन्होंने बुक में वैल्यू लिख रखी है ना उस इन्वेस्टमेंट की, वो मार्केट में चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब वो बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती है। अब अगर बढ़ी तो फ़ायदा है, ठीक है, पर अगर घटी तो नुकसान है। अब वो सडन लॉस हो, एकदम से झटका लगे, क्योंकि देखो हमने अगर बैलेंस शीट मैच की है तो हम लोग इसलिए प्रिपेयर्ड होंगे ना कि भाई हमारी एसेट से हमारी लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी, हमारी लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, अब एकदम से एसेट हमने देखा मार्केट में तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, अगर हम मान लो इन्वेस्टमेंट को निकालने लगे तो फिर हमें तो झटका लग गया। तो उस चीज़ के लिए हम लोग प्रिपेयर रहते हैं और उस चीज़ के लिए हम क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाम से पता लग रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट में अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसके लिए आपने प्रिपेयर्ड थे और आपने कुछ रिजर्व, मतलब प्रॉफिट में से पहले ही कोई अमाउंट साइड करके चल रहे थे कि अगर लॉस हुआ तो हम लोग बेयर कर लेंगे। अब उस लॉस का ना तो नए पार्टनर से कुछ लेना देना, और अगर कोई फ़ायदा भी हो रहा है, मान लो इनके हमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ इस साल, तो ये IFR जो बना हुआ है क्या उसका कुछ हम नए पार्टनर को बेनिफिट देंगे, बिल्कुल नहीं। तो उसके आने से पहले हमें ये सब चीज़ें एडजस्ट करनी है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको ये निकालना है कि क्या मेरी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, आपको बुक वैल्यू बैलेंस शीट से मिल जाएगी, मार्केट वैल्यू या तो आपको एडजस्टमेंट में दी हुई होगी या बराबर में ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक तो बुक वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉलम बनाऊँ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे 3 कॉलम बनाऊँ, पहले कॉलम में मैंने रियलाइज किया कि मेरी बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। मतलब अगर मैंने बुक में लिख रखा था मेरी इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, तो वो मार्केट में भी अभी 2 लाख की ही चल रही है। ठीक है, तो क्या इस केस में मुझे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ?
ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। क्लियर है? मैंने दूसरा केस उठाया जिसमें मेरी बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, मतलब मैंने लिख तो वो 4 लाख की रखी थी पर एक्चुअली में उसकी वैल्यू 2 लाख ही निकली। तो मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बोलो, 4 लाख का 2 लाख, मन में सोचना इस चीज को, 4 लाख थी और निकली 2 लाख ही, तो ये मुझे लॉस हुआ। ये लॉस कितने का हुआ? इन दोनों का डिफरेंस 4 लाख माइनस 2 लाख, जिसे हम क्या लिखते हैं? BV माइनस MV। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया। नाउ थर्ड केस, अगर मेरा बुक वैल्यू कम हो मार्केट वैल्यू से, मतलब मैंने लिखा 2 लाख पर एक्चुअली में उसकी वैल्यू तो निकली 4 लाख, पर ये क्या हुआ मुझे? प्रॉफिट, क्योंकि मैंने तो कम लिख रखी थी लेकिन मार्केट में तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये कैसे आएगा? MV माइनस BV, ऑब्वियसली। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हम एक और चीज लिखते हैं यहाँ पे। मैंने ये पहला स्टेप तो कर लिया। अब मान लो मैंने IFR बना रखा था इस केस में 4 लाख का, और मैंने इस केस में भी 4 लाख का। पहले मैं आपको ये दोनों केस समझा देती हूँ, फिर हम लॉस वाले पे आएंगे। ठीक है, लॉस वाला थोड़ा सा उसमें कंडीशंस आएंगी, इसलिए मेरा कोई ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो मैं IFR किस लिए बना रही थी कि अगर मुझे लॉस होगा तो एडजस्ट करना है। अब कोई लॉस हुआ ही नहीं, तो ये IFR क्या होगा? क्या मैं आगे कंटिन्यू करूंगी? नहीं, क्योंकि ये रिजर्व था, 2 A और B ने अपना प्रॉफिट काट के बनाया था, तो अभी किसको फायदा मिलेगा? पुराने पार्टनर्स को। तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा लिख लेना आप, अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 4 लाख, पूरा IFR वाला अमाउंट, टू A's कैपिटल या करंट, वॉट एवर द कंडीशन है, इसकी फिक्स्ड है हमारा, फ्लक्चुएटिंग है, टू B's कैपिटल या करंट अकाउंट। कितना अमाउंट? भाई इनकी मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुरानी चल रही थी 1:1, तो उसी में बांट देंगे जो भी रेशो थी। मान के तो यहाँ पे हम कितनी रेशो में बांटेंगे? अभी 4 लाख था, मान लो इनकी पुरानी रेशो थी 3:1 या 1:1। 1:1 होती तो ये 4 लाख 2 लाख में बढ़ जाता। अगर यहाँ पे 4 लाख है तो कितने में बढ़े? 3 लाख और 1 लाख। इन शॉर्ट आपको पुरानी रेशो में बांटना है, इसका सैक्रिफाइसिंग से कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर है? मैं यहाँ पे इस अमाउंट को मिटो दे रही हूँ ताकि हमारी यहाँ पे एंट्री आ जाए, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं इस केस पे। यहाँ पे मुझे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, वो भी फायदा हो रहा है, और IFR भी बच रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पहले डेबिट, तो बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगी? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, भाई उसको बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है? कितने से बढ़ी? 2 लाख से, टू फायदा हो रहा है ना, तो हम कहाँ डालेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी रीवैल्यूएशन को समझेंगे हम आराम से, पर ये समझना है कि रीवैल्यूएशन, अभी छोटे में बता दे रहे, रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है कि हमें असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना है कि अभी उसकी क्या वैल्यू चल रही है। ठीक है, कई बार हम लोग मोनोटोनस चलते रहते हैं तो हो सकता है उसमें चेंज ना लिखा हो हमने। ठीक है, और अगर उसमें क्या होगा? डेबिट क्या होगा? कोई भी लॉस होगा या एक्सपेंस होगा, और कोई भी अगर फायदा हो रहा है या कोई भी इनकम हो रही है तो वो कहाँ आएगा? क्रेडिट में। तो ये ऑब्वियसली मुझे फायदा हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट एकदम से बढ़ गई, तो मेरा रिवैल्यूएशन क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। क्लियर है? एक फायदा तो ये हुआ, और दूसरा फायदा क्या था? मेरा IFR पूरा बच गया। सेम तरीके से जैसे यहाँ बांटा था, आप इसको भी यहाँ पे बांट देंगे। IFR टू A, जितने भी पार्टनर हो, अभी तो मैं 2 ही ले रही हूँ, B's कैपिटल करंट, जो भी रेशो है, मान लो 4 लाख है, 4 लाख को बराबर बांट रहे हैं, 2 लाख और 2 लाख। इज दैट क्लियर? ये 2 टॉपिक क्लियर हुए? ठीक है, पक्का से ना गिव द थम्स अप। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। यहाँ पे ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, डिटेल में, क्योंकि हमको कन्फ्यूजन यही होती है कि रीवैल्यूएशन में कब डालना है, कितना अमाउंट डालना है, वो ऐसे डालना है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सबसे प्यारे केस पे जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसमें आती है कंडीशन। अब मुझे लॉस हुआ, मान लो लॉस मुझे हुआ 2 लाख का, और पहली कंडीशन ये है कि मेरा IFR बराबर है लॉस के, मतलब BV माइनस MV के। मान लो मैंने IFR भी 2 लाख बनाया था, नुकसान भी 2 लाख हुआ,
तो अब तो मैं बहुत आराम से सारा इसमें से बियर कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो यहाँ क्या होगा, IFR अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व मेरा क्रेडिट हुआ होगा तो खत्म करने के लिए डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट को घटाना था तो अब वो क्रेडिट होगी। तो यहाँ 2 लाख से इन्वेस्टमेंट घट गई और IFR मेरा खत्म हो गया। ठीक है, अब इसी के अगर मैं यहाँ पे दूसरे केस पे आ जाऊँ, इसी के यहाँ पे अगर मैं दूसरे केस पे आ जाऊँ तो क्या होगा, मान लो IFR, मैं 1 मिनट रेड ले लेती हूँ, विजिबल नहीं होगा। IFR अगर मेरा ज़्यादा है लॉस से, मतलब IFR मेरा 4 लाख था, नुकसान से 2 लाख का हुआ, तो ये तो बहुत इजीली बियरेबल है। तो पहली एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना 4 लाख, IFR तो पूरे खत्म करना है ना, 2 लाख। अब जो गैप बचा वो कहाँ जाएगा, ये मेरा पार्टनर्स का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, बचा हुआ तो प्रॉफिट बचा ना, तो टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कितना बच गया, 2 लाख, मान लो वही रेशो थी यहाँ पे 3:1 या 1:1, तो यहाँ आ गया 1 लाख और 1 लाख। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा पहले यहाँ रिवैल्यूएशन में डालेंगे, फिर रिवैल्यूएशन से एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट में। बट भाई एक बात बताओ, जब रिवैल्यूएशन से भी पार्टनर्स में आना है तो हम सीधा ना बांट दें। तो इन वाले केसेस में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है ना तो सीधा पार्टनर से कैपिटल में दे दो, बट अगर नुकसान हो रहा है तो आप उसको रिवैल्यूएशन में दिखाओ। ठीक है, वो चीज़ अभी समझ में आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इसको रब करते हैं, ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। 2 कंडीशन समझ में आ गई। तीसरी कंडीशन बोल रही है कि भाई मेरे पास IFR है कम और लॉस ज़्यादा है। 1 लाख बनाया था, लॉस 2 लाख का है, तो 1 लाख बनाया था, लॉस 2 लाख का हुआ। थोड़ा सा विजिबल कम होगा, अभी बोर्ड थोड़ा रफ हो रहा है। 1 लाख है, 2 लाख मैं डाल दूंगी वीडियो में साइड में, ठीक है। 1 लाख है और हमने बनाया था, तो यहाँ पे क्या होगा, IFR कम है। पहले तो भाई जितना एडजस्ट, अरे और IFR जितना एडजस्ट हो सकता है उतना एडजस्ट करेंगे, किससे, लॉस से। लॉस में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट। तो भाई 2 लाख का नुकसान हुआ, 1 लाख के एडजस्ट कर पाए। ये गैप कहाँ आएगा, ये गैप आएगा, मैंने बताया था अभी, नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन में जाएगा। और रीवैल्यूएशन को अल्टीमेटली बियर कौन करेगा, कौन करेगा, पार्टनर्स ही करेंगे ना भाई। जब वो प्रॉफिट ले रहे तो वो लॉस भी लेंगे। अब जब लॉस लेंगे तो उनकी कैपिटल डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, डेबिट होगी। तो क्या होगा, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू IFR। कितना हुआ, 1 लाख, मान लो रेशो चल रही थी 1:1, तो ये हो गया 50,000। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। एक बार मैं समअप करा देती हूँ। पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी, जब हमारा पहला स्टेप है हमें कैलकुलेट करना है कि नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है क्या हो रहा है। अगर मेरा पे BV और MB इक्वल है तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो सीधा सीधा IFR जितना भी था वो पार्टनर्स के लिए फ़ायदा हुआ और हमने उसको पुरानी रेशो में पुराने पार्टनर्स में बांट दिया। दूसरी कंडीशन मैंने बोली, जब BV मेरा कम है, बुक वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो जब वो बढ़ेगी तो दोबारा से डेबिट होगी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होता है, जब भी फायदा होता है, ठीक है। फिर जो बचा हुआ IFR था, IFR सारा बचा हुआ था, तो हमने पुराने पार्टनर्स में जैसे यहाँ बांटा वैसे ही यहाँ बांट दिया, ठीक है। नाउ द लास्ट केस, जब हमारे पास लॉस है, तो लॉस में हमें क्या चेक करना है, क्या हमारे पास उतना IFR है, नहीं है, या ज़्यादा है। अगर उतना ही है तो भाई नॉर्मल है, IFR को डेबिट करो टू इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को घटाना है और IFR को यूज़ करना है। फिर अगर मेरे पास IFR ज़्यादा है तो क्या करेंगे, IFR टू इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जितना भी अमाउंट बचेगा एडजस्ट करने के बाद वो पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। थर्ड केस, अगर मेरा IFR कम है, लॉस ज़्यादा है, तो उसमें जो हमें नुकसान हो रहा है, नुकसान कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन में, और रीवैल्यूएशन में जाने के बाद पार्टनर्स को डेबिट कर देना है।
आई होप ये क्लियर होगा। वीडियो के साइड में आपको वो चीज़ें लिखी हुई मिलती रहेंगी, आप स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, पॉज करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसी बात पे हिट लाइक, ठीक है। अब हम चल रहे हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, क्योंकि मैं गुडविल नहीं एक्सटेंड करूँगी, गुडविल और एडजस्टमेंट, गुडविल को कराने के बाद आई मूव ऑन टू द क्वेश्चन, तो सो दैट आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। और अगर हो गया इसी वीडियो को एक्सटेंड नहीं करूँगी ज़्यादा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे जाते हैं। पहले समझते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। जैसे हमने IFR प्रिपेयर किया लॉस के लिए, ऐसे हमें एक और लॉस होता है। मान लो मेरे कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना कि उनको कुछ नुकसान ना हो, वो किसकी गारंटी है? मेरी, ठीक है। अब मान लो काम करते हुए कोई मशीन खराब हो गई, वो बंदा काम कर रहा, झट से उसका हाथ कट गया, कुछ भी इंसिडेंट हो गया, लेकिन उसके वर्किंग आवर्स में हुआ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? मेरी हुई। तो अब उसके लिए वो कभी भी मुझसे कंपनसेशन मांग सकते हैं। अब भाई एकदम से मान लो किसी का बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया, 4 लाख का नुकसान हो गया, मेरे लिए तो 4 लाख झटका है ना, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी क्या प्रिपेयर करके चलती हूँ? एक रिजर्व, कि अगर मान लो किसी वर्कर को नुकसान हो, इससे पहले वो स्ट्राइक और उस पर बैठ जाए धरने वरने पे और मेरी कंपनी का नुकसान हो, तो हम क्या करेंगे? ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे कि मान लो वो कंपनसेशन मांगता है तो हम दे देंगे। सिंपल है। तो आपके पास यहाँ पे 2 टर्म मिलेंगे, आपको बैलेंस शीट में मिलेगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पुरानी वाली, ताकि आप नहीं बनाओ, और एक रिजर्व दे रखा होगा, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज़? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम बनाते हैं वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए अगर उनको कोई नुकसान होता है ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स और हमारी तरफ से होता है तो। क्लियर है? चलें अब इसकी एंट्रीज पे आते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में मेरे पास होगा क्या? देखो, इसमें भी मेरे पास पहला केस आएगा, एक मिनट, हाँ, पहला केस आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। अब मान लो मैंने रिजर्व बना रखा था 4 लाख का, और इस बार जो वर्कर्स को इनकेस चोट वोट लगी वो लगी 2 लाख की, जो उन्होंने कंपनसेशन मांगा, उनको डॉक्टर का खर्चा आया, वो सब। तो मेरे पास फिर वही चीज़ है, WCR है भाई, रिजर्व था तो एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 2 में क्या जाएगा? जितना क्लेम था, मैं अभी WCC लिख रही हूँ, इसका मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। CR था कितना? 4 लाख का, क्लेम था मेरे पास 2 लाख का, तो जितना भी बेनिफिट हुआ किस में जाएगा? फिर से पुराने पार्टनर्स को। So 2A is capital account, 2B is capital account। कितना भाई? जो भी उनकी रेशो होगी, अभी मैं बराबर लेके चल रही हूँ, तो 1 लाख 1 लाख। अब आया ना, क्योंकि IFR समझ में आ गया, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्लियर? अब इसी केस को अगर मैं बोल दूं, इसी केस में अगर मैं बोल दूं कि मेरा WCR इज इक्वल टू WCC, मैंने रिजर्व भी 2 लाख का ही बनाया, नुकसान भी 2 लाख का ही हुआ, तो क्या होगा? मेरे पास WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट, क्योंकि पूरा एडजस्ट हो गया ना, नुकसान हुआ ना फायदा। रिजर्व था, मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर रखा था, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? फिर मेरे पास आया थर्ड केस, मान लो मेरा WCR कम है WCC से, मेरा WCR कम है WCC से। मान लो मैंने यहाँ बनाया था 2 लाख और नुकसान हो गया इस साल 4 लाख का, तो अब क्या करेंगे? पहले जितना एडजस्ट हो सकता है उतना तो करो भाई। WCR अकाउंट डेबिट टू WCC, कितना? ये 4 लाख का पूरा डाला, सॉरी ये 2 लाख का पूरा डाला, ये 4 लाख था। यहाँ जो नुकसान होता है मैंने बताया था कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में, तो मैंने रीवैल्यूएशन में 2 लाख डाल दिया, ठीक है। क्लियर है? अब जब मैंने ये चीज़ डाल दी, तो इसका नुकसान को बियर कौन करेगा? A is कैपिटल अकाउंट, B is कैपिटल अकाउंट टू टू रीवैल्यूएशन 2 लाख, मैंने माना नुकसान भी एक है तो 1 लाख और 1 लाख। क्लियर हुआ? ये तो सिंपल वही था जैसे IFR था, बस यहाँ पे WCR और WCC का केस लगा दिया।
क्या करना है, अगर मेरे पास मेरा खर्चा ज़्यादा है, कंपनसेशन कम है, सीआर ज़्यादा बना रखा है, तो मैं तो सेफ जोन में हूँ। मैंने पहले पूरा बियर किया, कैसे WCR से WCC को हटाया, जो बचा हुआ था मैंने पुराने पार्टनर्स में बांट दिया। फिर WCR अगर बराबर है तो ना फायदा हो रहा है ना नुकसान, पूरा बियर हो पा रहा है, तो मैंने सीधा सीधा उन्हें बांट दिया, ना कुछ बचा तो बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास CR कम है, मतलब रिजर्व कम है, क्लेम ज़्यादा है, तो क्या हुआ, रिजर्व रखा, जितना क्लेम हम उसमें से एडजस्ट कर सकते थे किया, बचा हुआ अमाउंट कहाँ पे आ गया, रीवैल्यूएशन में। बचा हुआ अमाउंट कहाँ पे आ गया, रीवैल्यूएशन में। और वो रीवैल्यूएशन जब भी नुकसान होता है तो हमें पार्टनर्स को बांटना होता है लॉस भी, तो हम पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे, और जब वो बांटेंगे लॉस को तो वो ऑब्वियसली डेबिट होंगे। ठीक है, तीनों कंसेप्ट समझ में आए, चेंज इन PSR, इन्वेस्टमेंट, वर्कमेंट, ये जो तीन चीज़ें इन पे तो बहुत गड़बड़ होता है, तो अगर ये तीन चीज़ें आ गई तो बहुत अच्छा है। अब मैं सोच रही हूँ कि गुडविल भी कराई देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे अपने लास्ट टॉपिक पे आज के, विच इज़ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले तो मैं आपको डिफरेंस समझा देती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। एक होती है गुडविल जिसे हम कहते हैं पुरानी गुडविल जो चलती आ रही है, एक होती है हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, जब भी हम इस वाली गुडविल की बात करेंगे, कौन से वाली गुडविल, जो पुराने पार्टनर्स की चलती आ रही थी, क्या उस गुडविल को नए पार्टनर से कुछ लेना देना है, नहीं है, तो इस गुडविल का क्या होगा, इस गुडविल को नए पार्टनर के आने से पहले ही आप लोग बांट दो, आप लोग इसको नए पार्टनर के आने से पहले ही बांट दो। तो जो गुडविल थी वो हमारी क्या होती है, डेबिट। क्या होती है, बोलो बोलो, गुडविल होती है डेबिट। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बताओ, नहीं आया समझ में। गुडविल हमारे पास डेबिट ही होती है, पर एक चीज़ को ध्यान रखना कि अगर मुझे इसे कंप्लीट ख़त्म करना है तो मैं सीधा सीधा इसको पार्टनर्स में बांट दूंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या एस कैपिटल अकाउंट या बीस कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलोगे गुडविल तो डेबिट होता है, खत्म करने के लिए डेबिट ही कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो ये गुडविल खत्म हो रही है तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है ना, रिवैल्यूएशन में जा रहा है ना, इस चीज़ को छोड़ दो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, हमारे पास दो चीज़ आएंगी, एक आएगा गुडविल, एक आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल वो गुडविल होता है जो हमारे पुराने पार्टनर से चलता आ रहा था। ठीक है, पुराने पार्टनर से चलता आ रहा था। तो गुडविल में अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी गुडविल थी नए पार्टनर के आने से पहले बांट दो। गुडविल डेबिट होती है तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, और जब इसको क्रेडिट कर रहे हैं तो अपोजिट में क्या होगा, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। मान लो गुडविल 2 लाख की थी, 1 लाख बांट दिया। ये तो सिंपल है। ठीक है, फिर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है कि हमारा नया पार्टनर आया, अब उसने तो कोई फ़ायदा नहीं किया ना, इतने सालों से मेहनत तो हम करते आए, तो उसको ना भाई उसने सारा हमारे एकदम से प्रॉफिट भी शेयर कर लिया, तो उसके लिए उसे कुछ कंपनसेशन देना होता है हमारे गुडविल के लिए। ठीक है, जिसे वो यूज़ कर रहा है इनडायरेक्टली, तो उसके लिए वो हमें जो कंपनसेशन करता है उसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे भी हमारे पास 3 केसेस आते हैं। पहला केस आता है जब वो मेरे को जो गुडविल दे रहा है ना वो कैश में दे रहा है और मैं उसे बिजनेस में ही यूज़ कर रही हूँ, मतलब जो पार्टनर्स है बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, PFG आया, और जब वो PFG आया तो उसको बिजनेस में रखा ना, तो बिजनेस में रखा इसका मतलब पार्टनर्स को मिला, तो एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये ध्यान रखना है यहाँ पे OPSR नहीं आएगा, यहाँ पे किस रेशो में आएगा,
सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि जो सैक्रिफाइस करेगा उसे ये मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, उसमें से सैक्रिफाइस उसके शेयर के लिए सिर्फ ए कर रहा है तो बी को ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। ठीक है, ये समझ में आया। कैश लाया तो हमने ये कर दिया और हमने रिटेन किया। इसी जगह पे अगर मैं केस कर दूं कि वो कैश नहीं लाया, वो कोई काइंड लाया, काइंड का मतलब है कोई असेट ले आया, जितनी भी वैल्यू थी उसके लिए असेट ले आया, कुछ भी ले आया और हमने उसको ही बिजनेस में यूज़ किया, तो बस कैश की जगह पे क्या हो जाएगा, उस असेट का नाम आ जाएगा। जैसे फर्नीचर, टीवी, मोटर, कंप्यूटर, जो भी लाया एक्सेट्रा, वो यहाँ आ जाएगा पीएफजी से हमने बिजनेस में रिट के। फिर हमारे पास थर्ड केस आएगा आपके पास कि मान लो कैश या काइंड में जो भी ला रहा है पर हम हाफ ही बिजनेस में मतलब पार्शियल रिटेन कर रहे हैं या हमें कुछ अमाउंट बता देंगे। ठीक है, जैसे वो लाया कैश, काइंड में कुछ भी ले रही हूँ, अभी कैश ले रहे हैं और हमने बोला कि ये लोग बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं सिर्फ आधा पैसा। मान लो ये 4 लाख ला रहा है, इनको 2 लाख मिला सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, पर ये उसमें से आधा ही बिजनेस में रख रहे हैं, आधा पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। जैसे ए को मान लो गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी किसी का लोन चुकाना है, या बी को अपना कुछ भी काम करना है उसके लिए, तो ये कह रहे हैं आधा बिजनेस में रखेंगे, आधा हम पर्सनल यूज़ कर लेते हैं। तो अब जो यहाँ तक एंट्री हो गई उसमें बस एक एंट्री ऐड कर देनी है, एज टू बीज, और किससे पैसा बाहर जाएगा, किससे पैसा बाहर जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो पैसा निकाल रहे हैं तो आधा निकाले, जो भी अमाउंट दिया हुआ होगा, जितना भी निकाल रहे हैं आपको यहाँ पे कर देना है। क्लियर है? फिर आपके पास एक केस आएगा, एक और आता है, उसमें हम बोलते हैं कि रिटेन वाला हो गया, सेम ही एंट्री है, ठीक है, सब कुछ सेम है, बस ये बोल रहा है कि मैं ना अभी ना कैश ला पाऊंगा ना काइंड ला पाऊंगा। मतलब हमने डिसाइड तो कर लिया उसे कितना पैसा देना है हमें, पर वो ला नहीं पा रहा है। तो जब वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो अभी नहीं ला पा रहा, तो आप क्या करोगे, उसका ना कैश ना काइंड, यहाँ की एंट्री में बस एक चेंज आ जाएगा, सीज करंट अकाउंट। उसका हम करंट अकाउंट खोल देंगे और उसे बैलेंस शीट में भी शो कर देंगे क्योंकि हमें उससे पैसा लेना है। ठीक है, और बाकी एंट्री आपकी सिमिलर रहेगी। क्लियर है? अब एक लास्ट केस आता है, ये वाला नहीं, मतलब लास्ट केस आता है, वो ये है कि मान लो नए पार्टनर से डिसाइड हुआ हमें कितनी भी गुडविल लेनी है और इन्होंने बोला हमें बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, आप आके हमें घर पे दे दो। मतलब लिखा होगा प्राइवेटली, कीवर्ड क्या है, प्राइवेटली। तो प्राइवेट का मतलब हो गया बिजनेस में पैसा आया ही नहीं, तो व्हाट यू हैव टू डू, नो एंट्री। ठीक है, जब प्राइवेटली टर्म लिख जाए तो इसका मतलब आपको इस वाली गुडविल की कोई एंट्री नहीं करनी, इसकी करनी होगी, पीएफजी वाली की नहीं करनी, जो नए पार्टनर से लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को ये सारे चारों के चारों टॉपिक टिप्स पे हो गए होंगे। नहीं हुए तो आप पॉज करके देखो, आपको एक बार ही वीडियो में मेहनत लगेगा, बट फिर उसके बाद आपका एडमिशन के क्वेश्चन में गारंटीड कोई डाउट नहीं आने का है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, किसी क्वेश्चन में आ रहा है, तो आप कमेंट में डाल दो, आप हमें मेल कर दो, मैं नंबर भी डाल दूँगी, मेल भी डाल दूँगी। ठीक है, और फिर भी होता है छुटके मुटके डाउट आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर पूछना। ठीक है, और आपको चैनल पर अकाउंट्स, इको, बिजनेस की सबकी वीडियो मिलती हैं, तो आप प्लीज़ हिट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 12th वाले बच्चों के साथ स्पेशली शेयर करो क्योंकि ऑलरेडी अगस्त आ चुका है, बोर्ड बहुत नज़दीक हैं, बहुत कुछ महीने नहीं रह गए हैं, बीच में कुछ महीने ऐसे भी जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर गुड वीडियोज़ फॉर विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। सो स्टे ट्यून्ड, हिट लाइक, एंड स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैं पूरा वीडियो में डाल दूंगी, सारे पार्ट्स आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप प्लीज़ डालो ताकि मैं उस नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट शॉर्ट्स में उसको कवर कर दूँ। थैंक यू।